नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से YouTube के माध्यम से आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। संविधान पढ़ते आ रहे हैं भारतीय, और आज संविधान की जो क्लास है वो 3 है। इससे पहले हम 2 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज जो क्लास हम 3 पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो आप इससे पहले की वीडियो देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से भारतीय संविधान की उत्पत्ति हुई थी और कहाँ से ये निर्माण किया गया था और कहाँ से ये सबसे पहले शुरू किया गया था संविधान, और कहाँ से लिया गया। वो सारी चीज़ हम पहले 2 जो क्लास थी उनमें 2 क्लासों में वो पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे संविधान की क्लास 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि जो वो थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था और 1853 का एक्ट था। कुछ छोटे छोटे चार्टर एक्ट अधिनियम थे जो बीच बीच में परिवर्तन किए गए थे, उनमें कुछ नियम कानून बनाए गए थे। और उनके बाद में जो आगे के जो कुछ एक्ट बचे हुए थे वो हैं 1909 का एक्ट, 1919 का और 1935 का, और आता है 1942 का। तो इनको आज क्लियर करेंगे और अच्छे से जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या एग्ज़ाम में आते हैं मैंने सब लिखे हैं यहाँ पे। और जो आपके UPSSC हो जाए, UPSI में पॉलिटी भारतीय संविधान, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 24 क्वेश्चन तो भारतीय संविधान के देने ही देने हैं उन्होंने। उसमें जो सिलेबस है, सिलेबस में भी एग्जामिनर ने दिया हुआ है। तो इसको UPSI के लिए बहुत ज़रूरी यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इसको शुरू से अंत तक इसके वीडियो के साथ बने रहे और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। देखते हैं फिर आगे। तो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की एक शुरुआत की गई थी और उसके बाद में कुछ नियम कानून ये बन के तैयार हुए थे। और उसके बाद में हमने देखे कुछ छोटे छोटे 2-3 एक्ट थे। और उसके बाद में जो आया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इसके द्वारा क्या किया गया था आप याद करें थोड़ा सा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में। ढाका कहाँ? बांग्लादेश में पड़ता है। अब पहले क्या था, ये भारत में ही था, लेकिन अब कहाँ पर है ये? बांग्लादेश में। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में। तो उसके बाद में क्या किया गया था, ये अधिनियम तभी लाया गया था। क्या था यहाँ पर? यह अधिनियम लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। लॉर्ड मिंटो क्या थे? उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और उनके शासनकाल में अरुडेल कमेटी की एक स्थापना की गई थी और इस कमेटी के ही द्वारा ये मार्ले मिंटो सुधार भारत में लाया गया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सांप्रदायिक पंचायत का जो जनक कहा गया वो मतलब लॉर्ड मिंटो को ही भारत में सांप्रदायिक पंचायत का बहुत आता है एग्जाम में कि सांप्रदायिक पंचायत का जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक पंचायत का जनक कहा जाता है, जो हमेशा ही एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत परिषद में नामित प्रथम क्या था यहाँ पर, कि अगर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अभी बताया था आपको कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। लेकिन ये जो अधिनियम लाया गया था इसमें क्या था, मुस्लिमों को एक आरक्षण देने की यहाँ पर मांग की गई थी। आरक्षण क्या था यहाँ पर, जो मुस्लिम लीग थे उनका कहने का मतलब ये कि हमें आरक्षण चाहिए, वो कैसा, सांप्रदायिकता के आधार पर। लेकिन यहाँ पर जो उस समय मार्ले मिंटो सुधार थे, इन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता के आधार पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बाहुबल्य क्षेत्र के आधार पर आरक्षण मिलेगा। तो यहाँ पे इनको बाहुबल्य क्षेत्र के आधार पर आरक्षण दिया गया। किनको? मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे। तो यहाँ पे क्या था बाहुबल्य क्षेत्र के आधार पर, कि यहाँ पर जिन लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, सपोज करो ये कुछ लोग हैं किसी गांव में, बस्ती में या किसी ज़िले में, ये लोग हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या किन की है? मुस्लिम लोगों की है। तो यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया होगा, जो भी मतलब इलेक्शन होगा यहाँ पर, तो यहाँ से मुस्लिम लीग का ही या मुस्लिम सदस्य का ही कोई भी एक सदस्य खड़ा होगा और वहाँ पर ये चुनाव लड़ेगा। तो कहने का मतलब ये भारत में निर्वाचन प्रणाली जो भी लागू की गई थी पहले, इसलिए की गई थी कि भारत में जहाँ भी जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वहीं से वो चुनाव लड़ेगा। तो यहाँ पे किसको आरक्षण दिया गया था? मुस्लिमों को। बहुत अधिक पूछ लेता है कि मुस्लिमों को आरक्षण कब दिया गया था? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा यहाँ पे मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था। किसके आधार पर? बाहुबल्य क्षेत्र के आधार पर, कि जहाँ पे जिनकी संख्या ज़्यादा होगी वहाँ से वही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, भारत परिषद अधिनियम
भारत परिषद में नामित प्रथम भारतीय व्यक्ति। क्या था यहाँ पर, एक परिषद बनाई गई थी और इस परिषद में जो थे टोटल इसमें 16 सदस्य थे और इन 16 सदस्यों में जो भारतीय थे एक तो केसी गुप्ता थे और दूसरे सैयद हुसैन। ये भारतीय व्यक्ति थे जो भारतीय परिषद बनाई गई थी, मतलब भारत के लिए नियम कानून बनाने थे, जो भी बनना था। उसमें टोटल 16 सदस्य थे। 16 सदस्यों में थे दो भारतीय थे, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन, ये 2 भारतीय थे। और इसी के ही आधार पर एक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की भी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, ब्रिटेन के लिए। वायसराय मतलब क्या, आपको पता है जब 1857 की क्रांति की गई थी उससे पहले क्या था, एक पद था गवर्नर जनरल, उसको ख़त्म करके क्या बना दिया गया था, वायसराय बना दिया गया था। जो प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो वायसराय की कार्यकारिणी में एक परिषद की स्थापना की गई थी और मतलब परिषद बनाया गया था। और इस परिषद में जो प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, इसमें प्रथम भारतीय थे कि जो वायसराय कहाँ पर, ये मतलब ब्रिटेन में हुआ करती थी। तो इसके जो प्रथम भारतीय परिषद में चुने गए थे वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट 1909 के अधिनियम के बारे में ही मिंटो ने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण ही होगा। कहने का मतलब ये जो मार्ले मिंटो था, इन्होंने कहा कि हम जो ये मुस्लिम लीगों को यहाँ पर आरक्षण दे रहे हैं इसका आने वाले समय में क्या जो परिणाम होगा बहुत ही भीषण होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या भारत के टुकड़े हो जाएंगे। और ये अंग्रेज चाह भी यही रहे थे और यहीं से वो शुरुआत की गई थी। तो उनका कहने का मतलब ये है 1909 के अधिनियम के बारे में ही मिंटो ने कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिनका परिणाम कैसा होगा, बहुत ही भीषण, मतलब बहुत ही बेकार होगा। तो ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि नाग के दांत बो रहे हैं, ये किसने कहा था और कब कहा था, किस अधिनियम के द्वारा कहा गया था। तो मिंटो ने कहा था नाग के दांत बो रहे हैं जिनका परिणाम ही भीषण होगा, मतलब बहुत ही खतरनाक होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसके द्वारा क्या थे, जो माउंटेग्यू थे ये भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे और चेम्सफोर्ड क्या थे, ये सचिव थे यहाँ के। तो क्या था यहाँ पर, ये सुधार लाया गया अधिनियम 1919 में। क्या था, एक एक्ट आया था, आप याद करो थोड़ा सा, जिसको रोलेक्ट एक्ट या काला कानून भी कहते हैं। और उसी के लिए भारत में क्या चुनाव प्रक्रिया या नियम कानून बनाने शुरू किए गए थे। लाया कब गया था वो, 1919 में। अब इसका ही परीक्षण कब होने वाला था, नियम कानून बनाया गया कि हर 10 साल बाद क्या होगा, ये नियम कानून बनेगा। और इसका एक परीक्षण कब किया गया था, 1919 में। लेकिन अब दूसरा परीक्षण कब होगा, 10 साल बाद, मतलब 1929 में। 1929 में किया जाएगा इसका परीक्षण दूसरा। लेकिन क्या हुआ यहीं पर, थोड़ा सा हम पीछे देखेंगे इतिहास में, तो 1927 में ही 1927 में एक साइमन कमीशन आया था भारत में। और साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था 1927 में किया गया था। और साइमन कमीशन का 1927 में गठन किया गया था, लेकिन भारत में कब आया था, 1928 में। अब इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो हमारे लाला लाजपत राय थे, उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। अब ये विरोध क्यों किया इन्होंने, क्योंकि 1919 में नियम कानून बनाए गए, अब कब बनेंगे, 1929 में, 10 साल के बाद। लेकिन कब आ गए ये नियम कानून बनाने के लिए, 1928 में, 1 साल पहले ही आ गए। अब यहाँ पे हमारे भारतीयों को ये गलत लगा कि ऐसा हुआ क्यों, ये आने वाला था तो 1929 में, ये 1 साल पहले ही क्यों आ गया। अब इसी का ही विरोध करने के लिए जो हमारे लाला लाजपत राय थे, वो इन्होंने यहाँ पे इसका विरोध किया कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा देते देते। और 1928 में उनके ऊपर लाठियों की इतनी बौछार की गई और लाठियों के कारण ही क्या उनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। और क्या था यहाँ पर भारत में पहली बार डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया गया। भारत को कैसा राज्य दिया गया, डोमिनियन राज्य का पहली बार दर्जा दिया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में क्या द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब कैसे, जैसे कि आज भी भारत में
कैसी व्यवस्था है? द्विसदनात्मक है, एक राज्यसभा और दूसरी लोकसभा। तो पहले भी क्या थी, एक पहली बार द्विसदनात्मक एक विधानमंडल की स्थापना की गई थी और इसी के द्वारा क्या था, एक बनाई गई राज्य परिषद और एक दूसरी बनाई गई विधान परिषद। दो परिषद बनाई गई थी। द्विसदनात्मक का मतलब यही है, एक तो राज्य विधान परिषद और दूसरी राज्य परिषद और दूसरी विधान परिषद, ये दो परिषद बनाई गई थी। जबकि राज्य परिषद को क्या नाम दे दिया गया, उच्च सदन, और यही बाद में राज्य परिषद बाद में जाके क्या बनी, भारत की राज्यसभा। और जो विधान परिषद है और इसका नाम क्या दे दिया गया, निम्न सदन, और यही भारत की आगे जाके क्या बनी, लोकसभा बनी। इसी को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल भी कहते हैं, विधान परिषद को। तो इसमें क्या था, राज्य परिषद में क्या था, इसमें टोटल 60 सदस्य थे, 60 और 60 सदस्य थे। अब इसमें 60 सदस्य कहाँ से चुने जाने थे, इसमें जो 34 सदस्य थे वो तो निर्वाचित किए गए थे, मतलब एक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा इसमें नामित किए गए थे, और जो 26 सदस्य थे उनको मनोनीत किया गया था। किसके द्वारा, राज्य परिषद के द्वारा इसमें ये मनोनीत किया गया था। और जो विधान परिषद है इसको क्या नाम दे दिया गया था, निम्न सदन, और इसमें टोटल कितने सदस्य थे, 145। अब इन 145 में जो इनका कार्यकाल था वो 3 वर्ष का था, और जबकि राज्य परिषद का कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष का। बहुत अधिक पूछता है यहाँ से। 145 सदस्य थे, 145 में से जो 104 सदस्य थे वो कैसे, वो निर्वाचित, मतलब निर्वाचन या चुनाव प्रक्रिया के द्वारा चुने गए, और जो बाकी 41 सदस्य थे, इन 41 को क्या मनोनीत किया गया था। मनोनीत मतलब क्या, कोई नियम कानून बना गया, ऐसे ही वो चुन लिया गया था। आगे इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, फ्रेडरिक व्हाइट इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। जब ये द्विसदनात्मक मतलब कोई नियम कानून बनाया गया था, और इसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे, फ्रेडरिक व्हाइट इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे इसमें, विट्ठल भाई। बहुत अधिक पूछता है कि जो द्विसदनात्मक मंडल की व्यवस्था की गई थी उसमें प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो विट्ठल भाई इसमें प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। और आगे इसमें जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो चुने गए थे वो मोहम्मद याकूब इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। इसके जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। और लगभग ये जो सारा सिस्टम जो चला था लगभग ये 1947 तक चला, 47 या 46 तक, क्योंकि आगे जाके कैबिनेट मिशन आया और उसके द्वारा भारत में नियम कानून बनाए गए थे। इसके बाद में अब प्रांतों में पहली बार क्या किया गया था, यहाँ पे द्वैत शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में क्या, द्वैत शासन की स्थापना की गई। अब ये आगे जाके प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त करके और भारत में क्या द्वैत शासन प्रणाली ये लागू की गई थी। पहले किस में थी ये, प्रांतों में, और बाद में जाके किस में बनी ये, भारत में जाके द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। उस समय जो द्वैत शासन प्रणाली का जो जनक कहा गया, लियोनिस कार्टी को द्वैत शासन प्रणाली का जनक कहा गया। बहुत अधिक पूछता है कि जो द्वैत शासन प्रणाली का जो जनक कहा गया वो किसको कहा गया है, लियोनिस कार्टिस को द्वैत शासन प्रणाली का जनक कहा गया है। अगर वीडियो क्वालिटी साफ़ नहीं आ रही हो तो आप थोड़ी इसकी वीडियो क्वालिटी थोड़े बढ़ा के अच्छे से आप इसको देख भी सकते हैं। आगे भारत में पहली बार जो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था वो 1919 के अधिनियम के द्वारा ही दिया गया था। और इसमें क्या 1919 के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। अगर विश्व में बात की जाए तो विश्व में सबसे पहले 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड में ही क्या महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो बहुत अधिक पूछ लेता है कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार पहली बार कब दिया गया था, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। और विश्व में पहली बार कब दिया गया था, 1893 में दिया गया था। ये किसका था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। लेकिन इसी में क्या पहली बार जो आप देख रहे होंगे, और इसमें एक चीज़ और किया गया था, इसमें पहली बार क्या भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, लेकिन ये परीक्षा कहाँ पे होती थी, इसका नाम था पहला ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, लेकिन ये परीक्षा कहाँ होती थी, ब्रिटेन में।
तो यहाँ पे जब ये संघ लोक सेवा आयोग की गई और किसकी आधार पर एक कमीशन लाया गया था, ली कमीशन। ली कमीशन 1926, और इसके द्वारा भारत में क्या पहली बार ये लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और क्या किया गया था इसमें, पहली बार इसमें किसको आरक्षण मिला था, मुस्लिमों को। लेकिन इसमें जो आरक्षण दिया गया था ईसाई, सिख और एंग्लो इंडियन, इन तीनों को इसमें आरक्षण दिया गया था। मतलब आप देखते होंगे पहली बार इसमें किसको दिया गया था, बाहुल्य क्षेत्र के आधार पर आरक्षण दिया गया था 1909 के अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को। लेकिन जैसे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया और उसके द्वारा क्या ईसाई, सिख और एंग्लो इंडियनों को इसमें आरक्षण दिया गया। तो ये भी बहुत अधिक पूछ लेता है कि ईसाइयों को आरक्षण किसके आधार पर कब दिया गया, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं, आगे आता है भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान का लगभग 65% वो कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम के सही वो सारा 65% उसका जो भारतीय हमारा संविधान बना हुआ है उसका जो 65% है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें पहली बार क्या था 1935 में लिथिगो कमेटी की स्थापना की गई थी। और लिथिगो कमेटी की स्थापना की गई उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो स्टैनली बॉल्डविन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और जब ये भारत लिथिगो कमेटी के द्वारा जब भारत में भारत शासन अधिनियम आया तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो बहुत अधिक पूछता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 का जब आया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, स्टैनली बॉल्डविन, और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन भारत के गवर्नर जनरल थे। और कौन सी कमेटी थी वो, लिथिगो कमेटी। और क्या था इसमें, तो जब चुनाव प्रक्रिया की गई थी और भारत में पहली बार यहाँ पर चुनाव किए गए थे और इसके द्वारा क्या पहली बार क्या था यहाँ पर संविधान एक छोटी सी रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई थी। और इसके द्वारा इसमें भारत के जो संविधान बना था और इसमें लगभग 10 अनुसूचियाँ थी। और भाग की बात की जाए तो 14 भाग थे और अनुच्छेद कितने थे इसमें, 321। तो बहुत अधिक पूछता है कि जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था तो उस समय इसमें कितने अनुच्छेद थे, 321, भाग कितने थे 14 और अनुसूचियाँ 10 थी इसमें। आगे और इसमें क्या किया गया था, प्रांतों में जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको ख़त्म करके और भारत में क्या बना दी गई, द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना कर दी गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में बना दी गई, मतलब केंद्र क्या पूरे भारत में वो नियम कानून जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट आ गए भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव। अब यहाँ पे भारतीय संघ मतलब पहली बार भारत में आम चुनाव की प्रक्रिया यहाँ से शुरुआत की गई। भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव यहाँ पर मतलब चुनाव के लिए कुछ प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे, 6 कमिश्नरी क्षेत्र, और इसमें कुछ देसी रियासतें भी थी। तो यहाँ पर चुनाव कराए गए और फरवरी 1937 में चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई। और इनमें जो 11 प्रांत थे, इन 11 प्रांतों में इन 11 प्रांतों में जो चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी, इन 11 प्रांतों में से 6 में से जो सरकार बनी वो कांग्रेस पार्टी की बनी। जो 11 प्रांतों में चुनाव हुए 6 में किसकी सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जबकि 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी थी। तो 11 में से 6 में किसकी बनी, कांग्रेस की, और 2 में कैसी बनी, गठबंधन की सरकार बनी। जब ये सरकार बनी अब यहाँ पे क्या एक मुख्यमंत्री का पद दिया गया। मुख्यमंत्री क्या होता था पहले, प्रधानमंत्री था पहले। तो पहले मुख्यमंत्री को ही क्या कहते थे, प्रधानमंत्री। तो जब ये बनाया गया और इसमें क्या था यहाँ पर
इसमें जब 11 प्रांतों में चुनाव हुए, 6 में से कांग्रेस की सरकार बनी और 2 में गठबंधन की। तो क्या था यहाँ पर, जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे और उसके पहले जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो गोविंद वल्लभ पंत बनाए गए थे। तो ये बहुत अधिक पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत थे। ये कब बने थे, 1935 के द्वारा 1937 में ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री सीएम बने थे। दूसरे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने थे एन.बी. खरे बने थे, लेकिन किसी कारण इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के होने के बाद में रविशंकर क्या बने, यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के। नंबर 3 पे आता है बिहार, और बिहार के जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो श्री कृष्ण सिन्हा यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। नंबर 4 पे आता है उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे बी.एन. दास को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। नंबर 5 पे आता है मद्रास, और मद्रास के जो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए थे सी राजगोपालाचार्य यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और नंबर 6 पे आता है मुंबई, और मुंबई के जो मुख्यमंत्री बनाए गए बी.जी. खैर बनाए गए थे। बी.जी. खैर अलग है और खरे अलग हैं, दोनों में अंतर है, ये बी.जी. खैर है, ध्यान रखना। और 2 में जो गठबंधन की सरकार बनी थी, 2 कौन से थे वो, एक तो असम था, असम के जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे गोपीनाथ बारदोली यहाँ के मुख्यमंत्री असम के बनाए गए थे। नंबर 2 पे आता है पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत, मतलब पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत बिल्कुल इधर के, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे, खान साहब। क्योंकि अगर देखा जाए पश्चिमी सीमा प्रांत के आसपास के जो क्षेत्र को क्या था, वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे खान साहब यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और जो 3 अन्य थी, 3 में क्या था यहाँ पर, जो पंजाब प्रांत था, पंजाब में मतलब ये तो कांग्रेस की थी 6 में, 2 में गठबंधन की, और जो बाकी जो थी यहाँ पर अलग अलग पार्टियों की यहाँ पर सरकार बनी। जैसे कि एक आता है आपका पंजाब में एक पार्टी चल रही थी उस समय यूनियस्ट पार्टी, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो सिकंदर हयात खान यहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अगर सिंध प्रांत की बात कर ली जाए, जो सिंध अब पाकिस्तान में है, यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ की पार्टी क्या थी, यहाँ पर मुस्लिम लीग यहाँ पर चुनाव लड़ी और यहाँ पर वो जीत गई थी। और यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए वो अल्लाह बख्श यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। नंबर 3 पर आता है बंगाल, और बंगाल में एक पार्टी थी प्राजकृषक पार्टी। कहने का मतलब ये, यहाँ पर एक किसानों की एक पार्टी थी, और इस किसान पार्टी के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे फजलुल हक यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और क्या था इसमें, इस समय जो 1585 असेंबली सीटें थी, इसमें टोटली अगर सीटों की बात की जाए तो टोटल 1585 असेंबली सीटें थी। और लगभग इसमें जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को 760 सीटें मिली। 760 सीटें मिलने के साथ ही यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे यहाँ पर कांग्रेस के उस समय 1937 की बात है, तो अध्यक्ष कौन थे यहाँ के, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के इसके क्या बने, अध्यक्ष बने। लगभग 28 माह के बाद 1939 में जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से क्या दे दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था। लगभग 28 माह के बाद 1939 में कांग्रेस ने सभी प्रांतों से इस्तीफ़ा दे दिया। और जैसे ही इन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को इसी दिन क्या बनाया, धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। तो बहुत अधिक पूछ लेता है कि मुस्लिम लीग ने जो धन्यवाद दिवस मनाया था वो किससे संबंधित है, तो वो जो कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दिया था उससे ये संबंधित है। और क्या था इसमें, यहाँ पर 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, तो भारत में पहली बार 1935 में ही 1935 के अधिनियम के द्वारा ही 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई मतलब संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और इसकी जो न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पहले जो बनाए गए थे मुख्यमंत्री बनाए गए थे,
मैरिस गोयर, मैरिस गोयर इसके जो फेडरल कोर्ट बनी थी इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। और इसमें 2 अन्य न्यायाधीश भी थे, एम आर जैकब और MS सुल्तान। तो पूछ लेता है कि भारत में जो प्रथम जो संघीय न्यायालय या भारतीय में जो फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में की गई। और ये कहाँ पर की गई थी? दिल्ली में। और इसमें इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन थे? मैरिस गोयर और इसके 2 अन्य न्यायाधीश थे। और यही बाद में जो संघीय न्यायालय था लगभग 28 जनवरी 1950 में यही फेडरल कोर्ट आगे जाकर भारत का क्या बना? सुप्रीम कोर्ट। और पहले जो इसमें सदस्य थे जब संघीय न्यायालय बना टोटल इसमें सदस्य थे 7+1। और आज अगर वर्तमान में बात कर ली जाए तो 28 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। और आज वर्तमान में 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने सदस्य हैं? 33+1, इतने 34 इसमें सदस्य हैं। 1 इसमें मुख्य न्यायाधीश और 33 इसमें अन्य न्यायाधीश थे। न्यायाधीश मतलब आज वर्तमान में हैं। जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के वर्तमान में वो NV रमणा है जो 48वें नंबर के बने हैं। तो क्या बनाया गया था यहाँ पे? संघीय न्यायालय बनाया गया। और इसी के ही द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही भारत में पहली बार एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई मतलब फेडरल बैंक की स्थापना की गई। और इसी के ही द्वारा ये जो फेडरल बैंक की स्थापना की गई और यही बाद में फेडरल बैंक आगे जाकर भारत का 1950 में भारत का क्या बना? RBI बैंक। तो पूछ लेता है कि भारत का जो RBI बैंक बना वो उसकी शुरुआत में क्या नाम था उसका? संघीय बैंक है ये। संघीय बैंक। तो पहले क्या नाम बनाया था इसका? संघीय बैंक मतलब फेडरल बैंक। और बाद में जाके 1950 में यही भारत का क्या बना? RBI बैंक ये बना। और क्या क्या हुआ था यहाँ पर? जब ये सारा कुछ हो गया था अब यहाँ भारत में क्या चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और फिर एक और मिशन आता है 1946 में। 1942 में। 1942 में एक मिशन आया, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया 1942 में। जब ये क्रिप्स मिशन आया भारत में तो सबसे पहले किस स्थान पर आया था ये? तो ये नई दिल्ली में आया था क्रिप्स मिशन। जब ये क्रिप्स मिशन आया हमने देखा था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने दबाव बनवाया ब्रिटेन के ऊपर। और ब्रिटेन ने किसी तरह से क्या, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्रिप्स मिशन के समय विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के PM थे। तो जब ये ब्रिटेन के PM थे तो इन्होंने ही भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। और इसी के ही द्वारा इन्होंने कहा था कि उस समय जो भारत के देखा जाए तो गवर्नर जनरल लिनलिथगो। अब जो लिनलिथगो था वो किसके द्वारा भेजा गया था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही भेजा गया। इसका ये एक दूत था। तो इसने कहा था कि ये जो भारत में क्रिप्स मिशन मैं भेज रहा हूँ और ये किसी भी तरह से भारत को आज़ाद नहीं करें, आपको किसी भी तरह से इनको ये जो क्रिप्स मिशन आ रहा है इसको यहाँ से भगा देना है। तो इसने क्या किया था लिनलिथगो ने? जैसे ही ये क्रिप्स मिशन आया और ये लिनलिथगो ने भारतीय जो लोग थे उनके अंदर पहले से पहले ऐसी बातें भर दी कि ये भारत को और ज़्यादा गुलाम बना देगा क्रिप्स मिशन। इसलिए हमारे भारतीय लोगों ने क्या करा, इसके आते ही इसका विरोध किया और इसको क्रिप्स मिशन को यहाँ से भगा दिया था।
जब ये क्रिप्स मिशन आया था तो इसमें 3 सदस्य थे, बहुत अधिक पूछ लेता है ये भी, कि जो क्रिप्स मिशन भारत आया उसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। एक सर क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथोरेंस। ये 3 सदस्य थे और इनमें जो अध्यक्ष थे वो सर क्रिप्स थे और 2 इनमें अन्य सदस्य थे। अब जब ये आया और आते ही इनका विरोध कर दिया गया। अच्छा, ये कहाँ के व्यक्ति थे? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन के। मतलब जो सर क्रिप्स थे ये कहाँ के व्यक्ति थे? अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के एवी अलेक्जेंडर, और लॉर्ड पैथोरेंस कहाँ के थे? ये चीन के थे। क्या था? ये संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता थे और ये संविधान का निर्माण करते थे, संविधान की एक प्रक्रिया बनाते थे। इसीलिए ये भारत में आए और आते ही भारतीयों ने क्या करा? इनका विरोध किया और इनको यहाँ से भगा दिया। अब इसी के लिए जब ये हो गया, फिर भारत में क्या आपने देखा होगा, जो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था वो इसके बाद में ही किया था। और इसके बाद में क्या था? जब ये क्रिप्स मिशन भारत में आया तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो क्रिप्स मिशन है ये पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब ये एक ऐसा चेक है जो भारतीयों के द्वारा नहीं भुनाया जा सकता। मतलब ये संविधान के ज्ञाता तो हैं, संविधान बनाएंगे, लेकिन इसे चलाएगा कौन? जो ब्रिटेन सरकार है। इसलिए ये कैसा है? पोस्ट डेटेड चेक है। और जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने कहा था कि जो पोस्ट डेटेड चेक ओपन द क्रैश बैंक। मतलब ये चेक होने के बावजूद भी इसको हम भुना नहीं सकते। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ये सारे किसके था? एक भारतीय संविधान की एक रूपरेखा, जो संविधान के लिए बहुत ज़रूरी कुछ एक्ट, नियम, कानून बनाए गए थे। और यहीं इसके बाद में एक और एक्ट आता है 1946 का, कैबिनेट मिशन, और फिर भारत शासन अधिनियम, और उसके बाद में यहीं से कैबिनेट मिशन के आते ही भारत में तुरंत यहाँ पे क्या हो जाता है? संविधान की कुछ नींव प्रस्ताव मतलब पारित किया जाएगा और यहाँ से फिर भारत की एक और नींव मतलब संविधान बनना यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। तो संविधान के लिए यहीं से एक रूपरेखा तैयार की गई है इसकी। तो धीरे धीरे हम सारा पढ़ते चलेंगे। तो वीडियो कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और देखते रहिए। तो धन्यवाद आज के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।